शिव प्रकाश जी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में अधिकारियों के संगठन के उप महामंत्री रहे विवेक शर्मा जी, नागौर से आए हुए हीराचंद जी, हमारे पार्ट टाइम स्वीपरों की आवाज को जो घर से मुखरित करने वाले मनोज एकलव्य जी, हमारे दीपक कक्कड़ जी और आज के अधिवेशन को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले, जिनके अंदर एक भूख है, ऐसे हमारे भाई प्रेम चौधरी जी, हमारे आप सभी लोग और बहनें, हम आपका वीर बैंकर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आपने एक ऐसी स्थिति में जब ट्रेड यूनियन का अवसान काल चल रहा है, जब हर तरफ निराशा और हताशा का वातावरण है, एक ऐसे वातावरण में वीर बैंकर्स के लिए अपना समय निकाला, इस बात के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं और सम्मान करते हैं। हमारे प्रेम भाई कह रहे थे कि हमने इतने लोगों को आमंत्रित किया और संख्या बहुत कम है। हम पूरे आदर और सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि अगर आप इतिहास में नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि कभी बहुमत के द्वारा क्रांति नहीं होती, क्रांति हमेशा मुट्ठी भर लोग करते हैं और ऐसे लोग करते हैं, क्रांति हमेशा ऐसे लोग करते हैं जो भावुक होते हैं, विद्वानों के द्वारा क्रांति कभी नहीं होती। आज हम आपको दावे के साथ एक बात कहते जा रहे हैं। एक युवा बैठा हुआ है मोनू स्वामी, ये मोनू स्वामी लड़ाई लड़ रहा है उन तमाम लोगों की जिन्होंने बैंक में टेम्परेरी के रूप में, डेली वेजर के रूप में काम किया है। ये उन लोगों की लड़ाई को लड़ रहा है और उस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पास कानपुर आया था। हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो साधारण सा युवक दिख रहा है मोनू स्वामी, ये एक बड़े नेता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा, ये बात की गारंटी देते हैं आपको। जिनका आपने चित्र लगाया, कहा है हमारे बाबा साहब, इनका एक मूल मंत्र है, जिसने इस मूल मंत्र को मान लिया समझ लीजिए वो इतिहास की रचना कर देगा। बाबा साहब ने कहा जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। अगर बिना ज्ञान प्राप्त किए लड़ने गए तो पराजय निश्चित है। इसी को जो बाबा साहब को लोग मानते हैं, उन्होंने 3 शब्दों में कर दिया, लड़ो, जो और पढ़ो। लड़ने के लिए क्या चीज की जरूरत है? लड़ने के लिए केवल एक हिम्मत की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप लड़ना शुरू करते हो, आपकी कमजोरियां आपको पता लगती हैं, आप उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हो और जैसे जैसे आप प्रयास करते जाते हो आप पारंगत होते जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी ताकत का केवल आकलन नहीं कर पा रहे। तो आज आप जो लोग आए, कुछ बातें भी बैंकर्स के बारे में, कुछ बातें हम जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बैंक कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत आपने बैठ लिया है, बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। आज भी बैंकर्स की लड़ाई एक व्यवस्था से है और वो व्यवस्था क्या है? एक तरफ इंडियन बैंक एसोसिएशन है जो सारी बैंकों की मैनेजमेंट की यूनियन है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन में से यूनियन शब्द हटा दिया है और ट्रेड कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां पर दोनों तरफ
कर्मचारियों का कहीं कोई आवाज नहीं है। उस ऐसी निराशा और हताशा की घड़ियों में भी बैंकर्स उन सिद्धांतों को लेकर चल रहा है। आज जब हम आपसे वार्ता कर रहे हैं तो एक लोग कहते हैं और गलत कहते हैं कि वी बैंकर्स तमाम जो यूनियन बनी है उनका विरोध करने वाली यूनियन है। यह बात बिल्कुल गलत बात है। वी बैंकर किसी यूनियन का विरोध नहीं करती। वी बैंकर विरोध करती है शोषण का। वी बैंकर विरोध करती है ऐसी व्यवस्था का जिस व्यवस्था ने बैंक कर्मचारियों को अर्थ से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। बैंक कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन मूवमेंट का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक जमाने में बैंक कर्मचारियों की स्थिति यह होती थी कि बहुत छोटी सी तनख्वाह मिलती थी। उनके बैंक में आने का समय तो नियत था, लेकिन बैंक से जाने का समय नियत नहीं था। देर रात तक लोग काम करते थे और तब ऐसी घड़ियों में 1946 में एक यूनियन बनती है और उस यूनियन में जो नेता थे वो नेता एक ऐसे नेता थे जो जिस बात के लिए आते थे उस बात के लिए लड़ते थे और वो कभी समझौता नहीं करते थे, कभी बीच का रास्ता नहीं निकालते थे। जिस बात के लिए लड़ गए उसी बात के लिए लड़ गए और ऐसे नेताओं ने बैंक कर्मचारियों को शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड तरीके अवार्ड दिए। ये वो अवार्ड है जिन्होंने बैंक कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से कहीं अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। जो हमारे शास्त्रीय अवार्ड है, देसाई अवार्ड है, ये बैंक कर्मचारियों की संघर्ष की गाथा है। ये हमारे लिए गीता है, ये हमारे लिए कुरान है। ये उन नेताओं के द्वारा रचे गए हैं, अपने संघर्ष के द्वारा रचे गए हैं जिन्होंने बैंक कर्मचारियों के लिए अपने खून को पसीने को खून की तरह बहाया। अब इसके बाद एक दूसरी पीढ़ी आई जो इन नेताओं की चर्चा पीढ़ी थी, वो बीच का रास्ता निकालने लगी और ये बीच का रास्ता शुरू हुआ 1966 को जब द्विपक्षीय समझौते की व्यवस्था बैंक कर्मचारियों के बीच में आ गई। ये द्विपक्षीय समझौते की व्यवस्था जहां पहले पीढ़ी का नेता संघर्ष करता था, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता था, वही ये द्विपक्षीय समझौते वाली व्यवस्था बीच का रास्ता तलाशने लगी और समझौता करने लगी। ये समझौते वाली व्यवस्था चली और ये जो समझौते वाली व्यवस्था 1966 में चली, इसके जो लोग थे वो 1986 और 90 तक आते आते ये भी चले गए। अब तीसरी पीढ़ी है नेताओं की। ये जो तीसरी पीढ़ी है ये समर्पणकारी पीढ़ी है। ये ना तो लड़ती है ना बीच का रास्ता निकालती है, ये तो जो मैनेजमेंट बोलती है वो ये काम करती है। और जो लोग पंजाब नेशनल बैंक से आए हैं उनके सामने केवल हम दो उदाहरण रख देते हैं और उन दो उदाहरण के आधार पर बता देते हैं कि जो आज कहते हैं कि हम बहुत बड़े शेर हैं, उन्हीं की स्थिति कैसी है। 2020 आप में से जो लोग हैं सब लोग जानते होंगे, एक टेस्ट होता है बैंक में, चपरासी से क्लर्क के प्रमोशन का टेस्ट, 752 सीटें पूरे देश भर में टेस्ट हुआ। नतीजा आया एक भी लड़का पास नहीं हुआ रिटन टेस्ट वाला, एक भी क्लर्क नहीं बना। तो समस्या किसी के पास भी अगर बुद्धि है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो वो ये सोचेगा कि अगर भाई पूरे देश में रिटन टेस्ट हुआ, कोई तो 100 में से 100 नंबर भी लाया होगा, कोई 100 में से 99 नंबर लाया होगा। ये रात भर पढ़ा, इसने कोचिंग पढ़ी, इसने सब कुछ मेहनत की और पास एक भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? पता लगा एक नेताजी ने समझौता किया हुआ। नेताजी का समझौता कहता है कि ग्रेजुएट लोग भी केवल इंटरव्यू के जरिए बन जाएंगे।
तो सवाल एक बात का पैदा हुआ कि सरकार ने इंटरव्यू पे रोक लगाई हुई है और ये इंटरव्यू से ग्रेजुएट को क्लर्क बना रहे। क्लर्कों की संख्या कितनी? 1832। अब पद कितने? 752। तो 752 ही तो ग्रेजुएट केवल क्लर्क बनेंगे, बाकी लोग तो फिर चपरासी बने रहेंगे। हमने आरटीआई लगाया, हमने लड़ाई शुरू की, हमने रिजल्ट आ चुका था, उस रिजल्ट को रुकवा दिया, पोस्टिंग नहीं होने दी। हमने कहा कि 529 आप सब लोग 10 लोगों की भी बैंकर के लोग सच से लड़ते हैं, कलम की ताकत से लड़ते हैं, इसलिए खुली किताब की तरह बोलते हैं। वो आप नोट कर लो, वो इसलिए जरूरी है कि आपके चपरासी की लड़ाई में भी, आपके पीटीएस की लड़ाई में भी ये पैरा बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा 529 शास्त्रीय यह पैरा कहता है कि जब कभी नई नियुक्तियां होगी तो जो लोग बैंक में पहले से काम कर रहे हैं उनके पास नई नियुक्तियों वाली योग्यता है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। आप में से सब लोग जानते हो आईपीएस से जो क्लर्क आता है उस क्लर्क की बैंक में भर्ती होने के लिए योग्यता क्या है? ग्रेजुएट, यही तो है ना। अब अगर हमारे पंजाब नेशनल बैंक में 1852 ऐसे चपरासी हैं जिन्होंने बैंक में काम करने के बाद 10 से 5 नौकरी करने के बाद अतिरिक्त प्रयास करके और ग्रेजुएट की योग्यता हासिल करने होगी तो इनको उम्र में परसेंटेज ऑफ मार्क्स में छूट देते हुए इनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये हमारा पुराने नेता लिखवा के गए पैरा 529 शास्त्रीय जब तमाशा जब हम उस लड़ाई को लड़ने लगे न जाने कितने लोग, हमने छोटी सी किताब निकाली कि ये जो समझौता है ये एक कपटपूर्ण षड्यंत्र है। आपके राजस्थान में एक महामंत्री है तथाकथित बहुत बड़े महामंत्री वर्मा जी, एक कोई इलानी झिलानी पता नहीं कौन, जिनको हम जानते भी नहीं और जिनका नाम लेना उचित भी नहीं समझते, न जाने बंबई से न जाने कहां से कौन कौन लोग कमलेश चतुर्वेदी के खिलाफ बोलने लगे। वर्मा जी ने निकाला, हम तो लाखों रुपया हमने चपरासियों से ले लिया। हमने कहा भाई पंजाब नेशनल बैंक से हैं, किरवईनगर शाखा में थे कानपुर में, मेरा खाता चेक कर लो, अगर सड़क के मारे चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत न आ जाए वर्मा जी, तो वर्मा जी को एक लीगल नोटिस भेज दिया। झूठ बोलने वाले, या तो माफी मांगो नहीं तो कानून के दरवाजे पे खड़ा कर देंगे। तब से आज तक कमलेश चतुर्वेदी का नाम नहीं लेते। अरे किस आदमी के बारे में बोल रहे हो, हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। हम इस बैंक में हमने देखा सबसे कमजोर तबका अगर कोई एक तबका था तो वो कैंटीन एम्प्लॉय। आप में से कुछ ब्रांचों में कैंटीन एम्प्लॉय हो गए, जो सवेरे आधा घंटा पहले आ जाता और जब तक साहब भर नहीं जाते तब तक रहता है, सबको चाय पिलाना पानी पिलाना, ये सारा काम। हमने इसकी लड़ाई सबसे पहले लड़ी। हम 1997 में हाई कोर्ट से भी जीत गए, डिवीजन बेंच में वहां से भी जीत गए, बैंक चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2018 में इसका फैसला आया। हाई कोर्ट से तो हम ये जीते थे कि कैंटीन एम्प्लॉय पंजाब नेशनल बैंक का कैंटीन एम्प्लॉय पंजाब नेशनल बैंक का एम्प्लॉय है और इसको चपरासी माना जाएगा और चपरासी की तनख्वाह दी जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कहां 1997 कहां 2018 21 साल
इस 21 साल में न जाने कितने कैंटीन एम्प्लॉय बैंक छोड़कर चले गए। हम तो सच बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास लड़ाई का अनुभव तो था नहीं। हमने 200 लोगों को पटिशनर बनाया था। 200 में से जब फैसला आया तो कुल 30 लोग बचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह कैंटीन एम्प्लॉय बैंक एम्प्लॉय है और जो चपरासी को तनख्वाह मिलती है वो आगे मिलेगी। अब उसने सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कह दिया कि ये इसका उदाहरण और लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, नहीं तो सारे लोगों पर। अगर पंजाब नेशनल बैंक में कोई ट्रेड यूनियन होती तो इस 21 साल की लड़ाई के आधार पर सारे कैंटीन एम्प्लॉय को बैंक एम्प्लॉय बनवा देती, उनके साथ न्याय करवा देती। दूसरी लड़ाई आपको बता रहे, 1 जनवरी 2006 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, उसने अपने हाथ में पार्ट टाइम स्वीपर को फुल टाइम बना दिया। पहली बार उद्योग में एक ऐसी घटना घटी, ऐतिहासिक घटना घटी, जहां पर एक सबसे बड़ी बैंक ने अपने हाथ के सारे पार्ट टाइम स्वीपर को फुल टाइम बना दिया। अब कहा कि 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पार्ट टाइम स्वीपर नाम का पद नहीं रह जाएगा, आगे के लिए भी नहीं रह जाएगा। तो लाजमी है कि जब कोई सफलता हासिल करता है तो उस सफलता को हासिल करने के लिए दूसरे लोग प्रयास करते हैं। अन्य बैंकों में भी ये मांगे होने लगी कि जैसे स्टेट बैंक ने पीटीएस खत्म किया, तुम भी करो, तुम भी करो। 2007 आया, इलाहाबाद बैंक ने अपने यहाँ के पार्ट टाइम स्वीपर को फुल टाइम बना दिया। 2008 आया, बैंक ऑफ इंडिया ने भी बना दिया। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन आए, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में खड़े होकर हमने मांग की कि सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पार्ट टाइम स्वीपर का पद समाप्त हो गया, इलाहाबाद बैंक में हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, आप भी अपने पंजाब नेशनल बैंक में इसको खत्म करो। उन्होंने कहा हम मेजॉरिटी यूनियन से बात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नहीं हुआ। हमने एक अधिवेशन किया कानपुर में पार्ट टाइम स्वीपर्स का, जिसमें केंद्रीय मंत्री को लेकर आए श्री प्रकाश जायसवाल जी, जो उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। मंत्री जी ने कहा कि हम इन लोगों की मांग को उठाएंगे। हम मंत्री जी के पीछे पड़ गए। उस समय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते थे बूटा सिंह जी, सरदार बूटा सिंह। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे क्योंकि विद्वानों के समाज में हमारे यहाँ जो पार्ट टाइम स्वीपर है पंजाब नेशनल बैंक में, ये सबसे बुद्धिमान कौन है। इससे बड़ा विद्वान कोई और आपको दुनिया में दिया लेकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके सामने खुली किताब भी रख दो तो भी आपको ये कमियां निकाल के बता देगा कि ये कमी है, लेकिन खुद लड़ेगा नहीं। तो हम बूटा सिंह जी के पास चले गए तो एक भाई हमारे नाम के साथ चतुर्वेदी लगा है और आयोग में लड़ने के लिए पहली शर्त है कि आपके नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगा होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि हम अनुसूचित जाति के इस वर्ग से आते हैं, तभी आयोग में आपका केस लगेगा, अदरवाइज लगता नहीं है। तो वहां पर एक समस्या पैदा हो गई कि भाई SC ST वालों से कहलवाओ। तो उस समय मोहनलाल जी और एक सौदान सिंह जी, ये 2 लोग SC ST के नेता होते थे पंजाब नेशनल बैंक में। हम गए इनके पास, एक सीनियर मैनेजर थे, एक चीफ मैनेजर थे। सच बोल रहे क्योंकि सच बोलना हमारा अपना एक है। हमने इनसे कहा कि सर अपना लेटर पर दे दो, ये चिट्ठी देनी है आयोग को और इस पर दस्तखत मार दो। बना लाए है चिट्ठी। वो चिट्ठी पे दस्तखत नहीं करा पाए कमलेश चतुर्वेदी। क्यों? क्योंकि कमलेश चतुर्वेदी तो चतुर्वेदी शब्द लगने के बावजूद भी बाबा साहब के अनुयायी थे, लेकिन असली पंडित तो मोहनलाल और सौदान सिंह थे जिन्होंने यह बात नहीं उठाई। आज किताबों में दर्ज है 2013
उसमें SC/ST की यूनियन के लोगों ने वित्त मंत्रालय से कहा कि अभी भी कुछ बैंकों में पार्ट टाइम स्वीपर है और सर ये पार्ट टाइम स्वीपर इनको वो वाला लाभ नहीं मिला है जो दूसरी बैंकों में मिला। वित्त मंत्रालय ने लिखा, कागज में है, वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई, हमने तो सब जगह पार्ट टाइम स्वीपर को फुल टाइम करा दिया, अगर कोई ऐसा उदाहरण लाके बताया जाएगा कि यहाँ पर फुल टाइम नहीं हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे। क्या पंजाब नेशनल बैंक की SC/ST यूनियन वहां नहीं थी? उसको यह उदाहरण नहीं रखना चाहिए था, रख देना चाहिए था, नहीं रखा। अब हमने पार्ट टाइम स्वीपर की लड़ाई 2007 में शुरू की और यह लड़ाई 7 साल तक चली। 2014 में भारत सरकार के बजट में यह 7 साल की लड़ाई दर्ज होकर प्रकाशित हुई और हमने कहा इस दाम के साथ स्वीपर सब अपमान का द्योतक है, तो यह भी लिखा गया कि अटेंडेंट इसका वर्ग होगा। हमने कहा, जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या काम किया, हमारे यहाँ के पार्ट टाइम स्वीपर की उस समय जो योग्यता होती थी बैंक में आने की, वो कक्षा 4 पास और उम्र थी 18 से 45 साल। हमारे यहाँ चपरासी की योग्यता होती थी जूनियर हाई स्कूल पास। तो बैंक ने और बैंक में जो यूनियन के रूप में ट्रेड करने वाले लोग हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर नियम में परिवर्तन करा दिया और नियम हो गया कि पार्ट टाइम स्वीपर हाई स्कूल फेल और चपरासी इंटरमीडिएट पास और उम्र 18 से लेकर 24 साल। कहाँ 18 से 45 थी, अब इसको घटा के 18 से 24। हमने इसको भी चुनौती दी और जब आप पढ़ेंगे 6 जुलाई से 13 जुलाई 2014 का गजट है, उस गजट में आप पाओगे कि एक छोटी सी यूनियन ने, एक चीटी ने, कमलेश चतुर्वेदी ने पंजाब नेशनल बैंक की चूल्हे हिलाई और उसको गलत साबित किया। हाई कोर्ट में यह मामला लंबित है। अगर पार्ट टाइम स्वीपर विद्वान ना होता, अगर वो कमलेश चतुर्वेदी जैसा मूर्ख होता तो उसने एक काम किया होता। हम तो अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, हमने किसी से कहा, क्या आपने कभी सुना है कि कमलेश चतुर्वेदी ने कहा पहले भी बैंक के मेंबर बनो तो हम तुम्हारी समस्या देखेंगे, जब तुम आओगे हमारे यहाँ हमें ताकत दो तो हम PTS की लड़ाई लड़ेंगे। ये कहा नहीं कहा ना? तो आप अगर अकलमंद होते तो पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 PTS अगर 50 रुपया महीना अपनी यूनियन को देता है तो ये कितने रुपए बन जाते हैं? 50 लाख। इतने रुपए आप हर महीने दे रहे हो, इतने से तो कोई तो बड़ा से बड़ा वकील खड़ा कर लोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ लोगे। अरे हमने तो चीन के दे दिया, उसी चीन को तो बरकरार रखना है, तुम थोड़ी लड़ना चाहते हो। अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, यूनाइटेड बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। तब कमलेश चतुर्वेदी 2007 से जब कह रहे थे तो हमारा विद्वान PTS समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब 2020 में 1/4/2020 को यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक के लोग आए तब इसको लगा हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा, क्योंकि 2011 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने अपने जितने पार्ट टाइम स्वीपर थे उनको फुल टाइम कर दिया था 2011 में, और यूनाइटेड बैंक ने 2015-16 में कर दिया था। और जो बचे थे, जो उसके थोड़े बहुत पार्ट टाइम स्वीपर
बचे थे, यूनाइटेड बैंक ने क्या किया, 31 मार्च को यानी 1 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक बनने जा रही थी। 31 मार्च 2020 को उसने जो थोड़े बहुत 200-250 बचे थे उनको भी फुल टाइम कर दिया कि चलते जाते चलो उनको भी फुल टाइम कर देते हैं। ये एक वो बैंक थी, एक ये बैंक है। आज की लड़ाई के साथ साथ हम बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लड़ रहे थे, वहां विजया बैंक मर्ज हुई है। विजया बैंक में पार्ट टाइम स्वीपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पार्ट टाइम स्वीपर 2011 में खत्म हो गए। जो देना बैंक थी उसमें भी खत्म हो गए, केवल विजया बैंक वाले बचे थे। विजया बैंक के कर्मचारियों की लड़ाई हमने लड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट आया, रीजनल लेबर कमिश्नर के सामने ये बोला कि सर हमें थोड़ा मौका दे दीजिए, इनकी बात बड़ी जेन्युइन है, लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हमें मेजॉरिटी यूनियन से बात करनी पड़ेगी, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनको 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक वाले को फुल टाइम कर दिया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट है। अब पंजाब नेशनल बैंक में आप देख लो, यहां एक नहीं पता नहीं 8-9 यूनियन। एक सबसे बड़ी वाली लाल झंडे वाली कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी NOBW भारतीय जनता पार्टी, तीसरी इनमें कांग्रेस पार्टी। अरे भाई हम बैंक कर्मचारी हैं या किन्हीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं? इतनी सारी यूनियन बना दी। अब उसमें एक भाई ग्रुप में लिख रहा है, हमारे पास समय की कमी है, लिख रहा है कि सबसे पहले NOBW ने PTS की लड़ाई उठाई। अरे भाई पढ़ ले, 2014 में जीत के दे दिया तेरी यूनियन, तो अभी हरिद्वार में केवल रिजोल्यूशन पास कर रही है। अगर आप लड़ाई किसी की लड़ रहे हैं तो आपके पास कोई तो कागज या प्रमाण होना चाहिए। हर कोई चिट्ठी एक लिख देता है और PTS हमारा उसको ग्रुप में घुमाने लगता है, फलानी यूनियन ने भी कह दिया फुल टाइम करो। उस चिट्ठी का जवाब क्या है पूछना चाहिए ना। अरे भाई आपने चिट्ठी लिखी तो इसका जवाब आया होगा। अगर भी बैंकर ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ एक मुकदमा लगाया कि 1/4/2020 से पंजाब नेशनल बैंक के पार्ट टाइम स्वीपर को यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के तरीके से फुल टाइम मानो, तो पंजाब नेशनल बैंक ने जवाब दिया है जो हमने आप लोगों को भेज दिया है। अरे वो तो पढ़ लो कि बैंक कह क्या रही है, ये तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कि खाली अपनी मांग के बारे में पढ़ोगे। आप वो नहीं पढ़ना चाहते, उसमें अपनी कमी नहीं देखना चाहते। अभी जब हम आए हैं तब पंजाब नेशनल बैंक से हमने 10 सवाल पूछे, उसने 10 सवालों का जवाब दिया 19 तारीख को। आप लोगों में से जो पार्ट टाइम स्वीपर की आवाज उठा रहे हैं उन सबको भेजा कि देखो पंजाब नेशनल बैंक ने यह जवाब दिया है, अगली तारीख 26 है। अब जब यहां से जाएंगे 26 को तो हम फिर थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे उनसे। आपको अपनी लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। आप रोज आज हमारे मुकदमे में क्या हुआ, सर हम लोग फुल टाइम किस दिन हो जाएंगे। आप ऐसे लोग हैं, आप ये नहीं देखना चाहते कि आपकी कमजोरी क्या है। अरे अगर मान लो कमलेश चतुर्वेदी इस मुकदमे को हार गए, जीत और हार तो होती है ना, और एक ही चीज तो होगी। हम नहीं बता सकते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। अगर हम हार गए तो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे, फुल टाइम की तुम्हारी लड़ाई विफल हो जाएगी, ये सोच लो, क्योंकि कानूनन हार गए। और जब ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो तुम तमाश पीन लो
जो सवाल करोगे आज तारीख पे क्या हुआ बताओ, तुमको एक नौकरी दी है, ये मेरी ओर से मुकदमा लड़ो, बताओ। बिना तनख्वाह के लिए, क्योंकि पैसा तो दे नहीं रहे हो, पैसा तो दे रहे हो किसी दूसरी यूनियन को, और सवाल हमसे कर रहे हो। सवाल करते वक्त भी तो एक सवाल पूछना चाहिए अपने अंदर से, ए भाई ये तो पागल है, ये तो लड़ रहा है हमारे लिए, बिना किसी स्वार्थ के लड़ रहा, और इससे हम सवाल पूछ रहे, किस बात का सवाल? अब पता नहीं उसमें भी आज का जमाना ऐसा, इधर हम भावुक आदमी, हमने आपको पकड़ाया, इधर आपने मेहता जी को भेज दिया। भाई वाह, तुरंत दुश्मन के पास, वो दुश्मन तैयारी कर रहा है, आपको हर चीज का प्रमाण चाहिए, आपको हम खोल के दिखाना चाहिए, देखो हमारे अंदर भगवान राम मौजूद है, हम हनुमान हैं, हमारे पास राम मौजूद है। तो इस तरीके की चीजें आपको एक बात सोचनी चाहिए, अपने आप पास जो घटित हो रहा है उसमें दिमाग लगाना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि कौन सी व्यवस्था और किस व्यवस्था की वजह से आपकी मांग नहीं मानी जा रही। आप अगर ये लिखो, हे भगवान अब तो सुन लो, अब तो पीटीएस की सुन लो, अब तो फुल टाइम कर दो, भगवान नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा भगवान, क्योंकि भगवान ने तुमको दिमाग दिया, भगवान ने तुमको हाथ पैर दिए, भगवान ने इसलिए दिया कि जब जब अन्याय और अत्याचार हो तो तुम उसके खिलाफ लड़ो। तुम लड़ना चाहते नहीं। पंजाब नेशनल बैंक में जो पार्ट टाइम स्वीपर है उससे पूरे दिन का काम ले लेना है। अगर चबरा है तो 50 रुपया या 100 रुपया का हरा वाउचर पास कर देना, और अगर सीधा है तो आपने करियर के काम ले लेना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास चपरासी है वो इंटरमीडिएट पास है, उसकी यूजर आईडी बनी हुई है, वो पासबुक निकालता है, वो एंट्री करता है, और शाम को वो दफ्तरी के वाउचर भी सिल देता है, दफ्तरी का काम भी करता है। क्या हुआ? 50 रुपया या 100 रुपया मिले, 2500 रुपया तुमको मिल गए। 7,000 से अब तुम्हारी 9,500, तुम 9,500 में मैनेजर साहब के चम्बच बन गए हरा वाउचर। सच बोलेंगे क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। और वो जो चपरासी है उसको मिल गई 5,000 की आपकी सेटिंग, वो भी मैनेजर साहब का चम्मच बन गया। अब फर्क क्या पड़ा? 2,500 रुपए में तुमने 18,000 वाला काम किया, जो चपरासी की तनख्वाह है 18,000 20,000, बैंक के पैसे बच गए 15,500 बच गए। जो चपरासी है उसने 26,000 वाला काम किया, बदले में पाए 5,000, 21,000 ये बच गए। इसके बाद एक क्लर्क है, सबसे ज्यादा सीनियर है, उसको हम स्पेशल स्टडी या अफसर की आपकी सेटिंग दे देंगे, और उसको जो सबसे भारी वाली सीट होगी वहां पर बैठा देंगे। उसको आपकी सीटें मिलेगी 5-6 हजार, और काम करा लिया अफसर का। अफसर को केवल लीज मिलती है 16,000 के, मकान के किराए की जो लीज मिलती है वो 16,000। यानी अगर हमारे हर ब्रांच में हम 1 लाख रुपया बैंक का बचा लेते हैं इस तरीके से, तो दुनिया में हमेशा से एक ही बात का झगड़ा रहा है कि 2 ही लोग होते हैं, या तो शोषण करने वाले होते हैं या शोषित होते हैं। जो नौकर होता है जो वो ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले और हमें कम से कम काम करना पड़े, और जो मालिक होता है वो ये चाहता है कि कम से कम पैसा देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा काम ले ले। और ये काम तो आप भी करते हो, जिनके घर में महरी है या सफाई के लिए जमादारी है, क्या जब तक वो रोटी नहीं है तो तुम तनख्वाह बढ़ा देते हो क्या? जब वो कह देते हैं कल से बर्तन मांजने नहीं आएंगे, अब दूसरा इंतजाम कर लो, नहीं तो हम 5,000 लेंगे, तभी तनख्वाह बढ़ाते हो। उसको बढ़ाने से पहले भी सोचते हो कि शायद दूसरी मिल जाए इतने ही पैसे में, शायद और मिल जाए,
तुम्हारी प्रॉब्लम है। बच्चे को माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। तुम रो भी नहीं पा रहे। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई, हम तो लोग वो देखते हैं भैया आजकल ट्रेड यूनियन में क्या क्या चीजें हो रही है ये भी देखते हैं। बैंड बाजे वाले हैं, जैसे लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, भाई यहाँ आदमी क्यों आएगा? लुधियाना में क्रेट की क्रेट दारू खुल गई। देखा होगा जो लोग लुधियाना गए होंगे, बहुत पैसा एक दिन के लिए दारू पिलाने हैं, तो रेस्टों में दस्तखत करा लेंगे। अभी आप कह रहे थे, आप भी कह रहे थे जो लोग नागौर से आए, आपने कॉन्फ्रेंस देखी, अभी देखी है ना, सीकर में हुई। आपसे किसी से यह नहीं पूछा गया कि किसको नेता बनना है, भाई आओ नामांकन करो, कहा गया क्या? इसीलिए अभी 13, 14, 15 मई को जिस यूनियन को कहा जाता है, क्योंकि वो इतिहासी में बात करते हैं, वर्तमान में कभी बात नहीं करेंगे, हमेशा परवाना जी का नाम देंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे। तो ये जो परवाना जी के अनुयायी हैं, तथाकथित अनुयायी, क्योंकि ये परवाना जी के अनुयायी नहीं है, इन्होंने ट्रेड यूनियन में से यूनियन शब्द को तो लात मारकर बाहर कर दिए, ट्रेड कर रहे हैं। ये इधर हिसाब देने के लिए खड़े होते हैं, 5 चमचे उधर से एक, इधर से एक, इधर से 5 5 5 है, ऐसा नहीं है? अगर बताओ, अरे अगर तुम वाकई में नेता हो, अगर तुमने पंजाब नेशनल बैंक में अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ दिए, अगर वो तुम्हारे झंडे कहते हैं कि इनके फलाने फलाने जैसा कोई भी उद्योग में नहीं है, तो कमलेश चतुर्वेदी जैसी एक चीटी तुमको कहती है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम कानपुर से ऑनलाइन होते हैं, तुम लुधियाना से ऑनलाइन हो, और अगर तुम्हारे पास ये व्यवस्था नहीं है, तभी बैंकर के पास ऐसी व्यवस्था है, हमारे पास एक आईटी की टीम है, हम तुमको लुधियाना से ऑनलाइन ले आएंगे। तुम बताना तुमने बैंक कर्मचारियों के हितों के लिए कितना संघर्ष किया, तुमने उनके लिए कितनी सफलताएं अर्जित कराई, तुमने उन्हें कितने अधिकार दिलाए, और हम बताएंगे कि हमारे मिले हुए अधिकारों को जो पहली पीढ़ी का नेता था, जिस नेता के नाम पे तुम अपनी दुकान चला रहे हो, उस परवाना ने जो दिलाया था, तुमने उसको छिनवाने का काम किया है। तुमने हमारे मिले हुए अधिकार को मैनेजमेंट के पास बेचने का काम किया। जिनकी किताब होती है खुली हुई, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। अभी आप जाना, बहुत से लोग तो फेसबुक पे जाते होंगे ना, फेसबुक पर लिखना पंजाब नेशनल बैंक कमलेश चतुर्वेदी, एक वीडियो आ जाएगा पटाख से 18 मार्च 2016, आपको दिखेगा कि कम से कम 50 बैंक कर्मचारी एक सर्किल हेड को घेर के खड़े हैं और कमलेश चतुर्वेदी उनकी मांगे उठाकर उनकी बातचीत कर रहे हैं। और जब वो ये बातचीत कर रहे हैं तो ये लाल झंडे वाली यूनियन और बैंक के अफसर यूनियन, मेजॉरिटी यूनियन, ये दोनों आते हैं, लड़ने लगते हैं। सब कुछ टाइम से आ रहा है, क्योंकि जो भगवान है, भगवान की कृपा बड़ी निराली है, वो असली चेहरे दिखा देती है। हम अंदर बात कर रहे हैं, वो बात भी दिखेगी। हम बात कर रहे हैं कि सारे जो टेम्परेरी लोग थे, जिनको आपने इसलिए इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई। अब ये मोनू स्वामी बैठे, इनसे पूछ लो, इनके पास तो यही मुकदमे है। हम जब बैंक में आए
हमारी उम्र 20 साल की, आपने हमको टेम्परेरी लगा लिया, 8 साल 9 साल तक टेम्परेरी के रूप में लगाए रहे, काम करवाते रहे, और उसके बाद आपने वैकेंसी निकाली, और वैकेंसी निकाली, हमने अप्लाई किया, आपने कह दिया तुम्हारी तो उम्र हो गई भाई, तुम तो बाहर चलो, हम लाए हैं। अगर आप कहोगे तो दिखाएंगे लाल झंडे वाली यूनियन के नेताओं के कारनामे। ये बैंक में पीटीएस की नियुक्ति में, चपरासी की नियुक्ति में धंधा कर रहे थे, धंधा। कैसे होता था अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट होता था एम्प्लॉयमेंट एक्शन से नाम निकलवा लो और अपॉइंटमेंट करा लो। बनाना पड़ेगा, तरीका निकालना पड़ेगा, तो तरीका भी बना है, लड़ाई हमारी लड़ाई है। आज उम्र के हिसाब से क्वालिफिकेशन के नंबर भी देने पड़ते हैं, चाहे तो फेल नहीं कर सकते। उसके बाद भी नेताजी भाई, नेताजी तो नेताजी हैं, उनकी तो आगनी पे लग गया था। तो बरेली में क्या हुआ, 45 साल वाले को 24 साल का बनवा दिया नेताजी ने, और ऐसे 30 लोग लगा लिए, 30। भाई रकम गई है तो आप उम्र घटवा लो। अब भाई निभा देगी थी, अखबार में छपवा दिया, इतना बड़ा बड़ा आया। आरटीआई से 2 साल में, क्योंकि पंजाब नेशनल जवाब तो देती नहीं, ये तो कोई ना कोई तरीका बता के मना कर देती है। तो आरटीआई से जवाब निकला है कि 45 साल वाले 24 साल के बनवाए गए। ये होता है, ये धंधा चल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यूनियन अगर कहीं है तो हम भी यूनियन को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो जी बैंकर बनाया। यूनियन का मतलब झंडे और डंडे नहीं होता, यूनियन का मतलब कोई लेटर पैड नहीं होता, यूनियन का मतलब होता है दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। जब तमाम लोग दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एकता स्थापित करते हैं तो यूनियन बनती है। हमारे विरोध आए हैं पंजाब से, हमारे पंजाब के महामंत्री हैं वी बैंकर्स के। कोविड चल रहा था, बैंक के नियमों के विपरीत बैंक कहती है, जितने हमारे पार्टनरशिप पर बैठे ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो कि बैंक विज्ञापन निकालती है तो कहती है कि जिस जगह वैकेंसी है उसी जिले का निवासी होना चाहिए, उसके बाहर के लोगों को नहीं रखेंगे, करती है ना। एक लड़का रोहित था, मॉडल टाउन पठानकोट ब्रांच में लगा हुआ था, 4 साल से टेम्परेरी के रूप में काम कर रहा था। अब पीटीएस की वैकेंसी निकली, नहीं करा भाई उसने भी कि परमानेंट हो जाए, उसको पोस्टिंग दे दी दूसरे जिले में। क्यों? क्योंकि नेताजी की एक नजदीकी चपरासी थी, उसकी लड़की को लगवाना था, तो वो तो टेम्परेरी से परमानेंट होकर दूसरे जिले में चले गए और उनकी जगह चपरासी की लड़की अब टेम्परेरी पीटीएस बन गई। उसी जगह टेम्परेरी की जगह पे टेम्परेरी ही लगाया, परमानेंट नहीं कराना है अभी। अब कोविड आ गया, कोविड आ गया तो वो लड़का जो डेली अप डाउन करता था वो घर नहीं कर पाया। 7,000 रुपया कुल तनख्वाह दे रहे, और 7,000 में अगर वो जाएगा आएगा तो 100 रुपया आने जाने में लगा जा रहा है, वो बैंक नहीं कर पाया। तो मैंने फ्लाई अफसर की चार्जशीट दे दी। वो मैं अपने बीवी बच्चे के बड़े नेताजी के पास गया, वो तो बिल्कुल पास ही में है ना, लुधियाना के। नेताजी ने उसके बचाव करने से भी मना कर दिया। अरे इतनी बड़ी यूनियन है, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव दे देते। अंग्रेजी में इंक्वायरी हो रही है, बेचारा पार्ट टाइम स्वीपर वहां बकरी के तरीके से मौजूद है, नौकरी से निकाल दिया। वो व्हाट्सएप पर बेचारा रो रहा कि कोई तो हमारी मदद करो, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन हमारे दीपक नटकर जाते हैं
मोगा से जलंधर उसका मुकदमा लड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं। वो पंजाब आया था सर। जब तकलीफ आती है, जब कोई परेशानी में पड़ता है, तब यूनियन कहाँ जाती है? कहाँ है यूनियन? हम तो यूनियन ढूंढ रहे हैं। जितने लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, असली अगर मामला देखना है तो जो आप जाना और शान के साथ कहना, छाती ठोक के कहना, जिसको जरूरत हो हम दे देंगे। जो 18 मार्च 2016 कह रहे थे, जिसमें ये मेजॉरिटी यूनियन आई, अफसर यूनियन आई, कमलेश चतुर्वेदी को सस्पेंड कराया, वजह क्या थी? वजह यह थी कि इधर भी बैंकर 18 सितंबर को ITA के खिलाफ मुकदमा लगाता है, चीफ लेबर कमिश्नर के पास जाता है, और उधर 30 सितंबर को ITA एक सर्कुलर निकाल के कहती है, ITA जिसको ये अपनी अम्मा मानते हैं, जिसके पास ये निगोशिएशन करने जाते हैं, जिसके सामने ये मांग रखते हैं, ITA कहती है, भी बैंकर्स के डर के मारे कहती है कि ITA is not a registered trade union, ITA is not registered under trade union act, ITA is not registered under societies act, ITA is not a public authority under right to information act। उस ITA को खड़ा करते हैं। ITA आती है अभी बैंकर्स के मुकदमे में, ITA ऑफर देती है कि जैसे 9 घटक यूनियन है यूआरपीयू की, वैसे 9 आप और शिवसेना 10वीं, एक और है न्यू पे 11वीं, आप भी 12वीं यूनियन बन जाओ, आपसे भी बातचीत कर लेते। सब लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे भाई हम भी हो गए बाइपर्मेंट साइन करने वाले। हमारे युवा नेतृत्व ने कह दिया, हे ITA अपने होश में रहो, हम तुमको मानते ही नहीं, कुछ हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, हम एक बार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है पेइंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे आधारित। जो सबसे कमजोर यूनियन होती है, बैंक होती है पूरे उद्योग में, उसकी बैलेंस शीट सामने रख दी जाती है। आप जो लोग, वही तो करें, हम लोग तो विद्वानों के बीच में हैं। वो यूनियन कहती है कि मांग पत्र रखने जा रहे हैं, अपने अपने सुझाव भेजो। सब लोग विद्वान बन के अपने अपने सुझाव भेज देते हैं, और वो सुझाव व्यक्ति की टोकरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वार्ता होने जाती है तो ITA कह देती है कि भैया कंबाइंड बैलेंस शीट इतनी है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हमारे पास इतने ही पैसे हैं, बस इसी में मांग रख लो। ये बाइपार्टाइट है। और वेतन आयोग क्या है? साधारण शब्दों में बता रहे थे, क्योंकि विद्वानों के बीच में वेतन आयोग कहता है कि मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 4 लोगों की यूनिट होती है। 4 लोगों को महीने में इतने रुपए की दाल रोटी चाहिए, इतने रुपए का साबुन चाहिए, इतने रुपए की ये चीजें चाहिए, फिर बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्चा करने के लिए चाहिए, 2 कमरे का मकान चाहिए, बिटिया की शादी करने के लिए पैसे चाहिए। ये सारी चीजों को, यानी आवश्यकताओं को पहले निर्धारित करती है, फिर तनख्वाह निर्धारित करती है। इसलिए वहां पे मिनिमम वेज 18,000 रुपए है, इसको बढ़ाने की बात। और हमारे यहाँ 7,000 वाला, उसको कहा जाता है, भाई तुझे क्या, जब बैंक में आया था तो पता नहीं था मेरी सर्विस कंडीशन क्या है? तुमसे किसने कहा था पंजाब नेशनल में नौकरी करो? अरे ठोक बजाकर तुम 7,000 रुपये में ही तो तुमको नौकरी दी थी, बस खुश रहो। ये नेता बोल रहे हैं, नेता कभी ये नहीं बोल रहे अपनी मांग रख देते, अरे भाई हम हारेंगे, जीतेंगे, हमारी मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रेड यूनियन हैं, आप हमारे सदस्य हैं, तो आपकी आवाज तो हम उठाएंगे, हम मांग तो करेंगे कि पार्ट टाइम को फुल टाइम करो। मांग